आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से। ठीक है, ये पोयम आज हम लोग समझेंगे क्योंकि इसके बाद जो है वो कहानी है, तो कहानी तुम लोग खुद से भी समझ सकते हो। ठीक है, और जो दिक्कत होगा हम लोग बाद में उसको समझेंगे जब हम लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे। तो अभी पोयम समझो, इस पोयम को समझा दे रहे हैं, उसके बाद अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करना। उसके बाद फिर होमवर्क क्या होगा, गाइड में जितना भी इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है वो तुम लोग याद करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से ये जो रचना है महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा जान लो। सबसे पहली बात, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। ठीक है, मीरा जो है एक बहुत ही बड़ी कवित्री थी जो कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। मतलब वो कृष्ण के ही ऊपर हमेशा पद लिखती थी और कृष्ण को बहुत तहे दिल से मानती थी। इनफैक्ट वो उनको अपना पति परमेश्वर मानती थी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को हम लोग कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है, 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। अच्छा, 1907 से तुम लोग एक और चीज़ रिलेट कर सकते हो, 1907 में ही भगत सिंह का भी जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो प्रयाग यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो एमए की पढ़ाई करती हैं, फिर वहाँ एक कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उनकी कहानी है। पद्म विभूषण इनको दिया जा चुका है। ठीक है, इनकी रचनाएं है और इनकी रचनाएं ज़्यादातर छायावादी होती हैं। छायावादी मतलब क्या, इनकी रचनाओं में ज़्यादातर दुख होता है। ठीक है, ज़्यादातर। अब यहाँ पे देखो, हम लोग देखते हैं क्या है इस कविता में। तो कविता है धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से। सबसे पहले क्षितिज कहते किसको है, क्षितिज क्या होता है। देखो, जब भी अगर तुम लोग कभी गांव गए हो तो देखोगे कि गांव में जब जाते हैं, खेतों के बीच में अगर कभी गए हो तो दूर तक अगर सिर्फ खेत ही खेत होते हैं तो देखोगे ना, जब खेत से देखते हो दूर की तरफ तो लगता है आसमान जो है ना ज़मीन पर एकदम सटा हुआ है। मतलब वहाँ से आसमान लगता है जैसे धरती पर आ चुका है। तो एक ऐसा दृश्य जहाँ पे आसमान धरती से सटा हुआ महसूस हो जाए, ठीक है, यानी लगे आसमान धरती पे आ गया है, उसको हम क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो कविता पढ़ते हैं। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी, तारकमय नव बेड़ी बंधन, शिश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित धन अवगुंठन, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकित आ बसंत रजनी। देखो, ये जो पंक्ति मैंने पढ़ा, ठीक है, इसमें देखो ये जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, ये इस पंक्ति या इस पूरे कविता में ये उस बसंत ऋतु की रात का वर्णन कर रही हैं। देखो क्या होता है, बसंत ऋतु की जो रात होती है, ठीक है, वो कितनी खूबसूरत होती है, कितनी अच्छी होती है, उसके ऊपर ये चित्रण किए हैं। लिखती हैं, क्या लिखी हैं, धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ बसंत रजनी, यानी उत्तर क्षितिज यानी ऐसा जगह जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिला हुआ है, वहाँ से बसंत रजनी, बसंत यानी वसंत का बसंत ऋतु, रजनी यानी रात, यानी बसंत की रात को बुला रही हैं। और वो जो रात है ना, वो उनको कैसा लग रहा है, तारक में नव वेड़ी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी वेड़ी में तारों का समूह समाया हुआ है। ठीक है, और शीश फूल कर शशि का नूतन, और ऐसा लग रहा है जो शशि यानी चांद है वो उनको एक अलग ही नया रूप दिया है, नूतन रूप दिया है। फिर कहती हैं रश्मि वलय सित धन अवगुंठन, और रश्मि मतलब होता है किरण, यानी ऐसा प्रतीत होता है ये शाम एक दिव्य प्रकाश से एक दिव्य रिंग बन चुका है। वलय यानी रिंग होता है, यानी अंगूठी की जो रिंग होती है जो चमकती है रात को। ठीक है, तो वैसा ही जो है रात्रि चमक रहा है। मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकित आ बसंत रजनी। वो बसंत रजनी यानी रात की बसंत से वो आह्वान कर रही हैं कि
आओ पुलकते हुए आओ और यहाँ पर चारों तरफ चांदनी बिखेर दो। फिर कहती हैं मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पंखों की किंकड़ी। तो कवित्री, ये जो कवि होते हैं ना, कवि लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने मन में ही, ठीक है, बहुत तरीके का बहुत सारे दृश्य रख लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, कवि ऐसे होते हैं जो तुमको टेबल से भी बात करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो टेबल को भी सजीव मान लेते हैं। टेबल की आत्मकथा, ठीक है ना, ऐसे तुम लोग पढ़ा होगा निबंध वगैरह, गंगा की आत्मकथा, पेन का आत्मकथा। तो यहाँ पे देखो ये बसंत रजनी यानी बसंत ऋतु की जो रात है उसको कह रही हैं कि तुम आओ। कैसे आओ? सुमधुर नुपुर ध्वनि, यानी जब आओ तो तुम्हारे जो नुपुर यानी पायल की ध्वनि हो वो बड़ा ही मधुर हो। ठीक है, किंकड़ियों की आवाज़ आए। ठीक है, फिर कहती हैं भर पद गति में अलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, बिहसती आ बसंत रजनी। देखो यहाँ पे इस तरह बसंत रजनी का वर्णन किए हैं जैसे कोई जो प्रेमिका होती है, ठीक है, वो सज धज करके अपने प्रेमी से मिलने जाती है, वैसे ही यहाँ पर वो समझा रही हैं कि कैसे सज धज करके तुम आओ। ठीक है, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानिल का चल दुकुल अली, घिर छाया सी श्याम, विश्व को आभिसार बनी, सकुचती आ बसंत रजनी। यानी वो बता रही हैं कि पुलकित स्वप्नों की रोमावली, यानी ये जो मेरे जो स्वप्न हैं जिसको मैं पुलकित यानी जिसको देख के मैं खुश होती हूँ, ठीक है, ये जो स्मृतियों की अंजलि, जो मेरी यादें हैं, ठीक है, ये जो मेरी पूरे विश्व में अभिसार बनी। अभिसार मतलब क्या होता है? वही जो मैंने बोला ना, जो सबसे अच्छा जो चाहने वाला होता है, तो वो उनको बुला रही हैं, कह रही हैं कि सकुचती आ बसंत रजनी। यानी ये सब श्रृंगार और ये जितने भी इसके पहले वर्णन में मैंने बताया, ये सब श्रृंगार करके बसंत रजनी यानी बसंत ऋतु की रात्रि को वो बुला रही हैं। फिर अंतिम पंक्ति में कहती हैं सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधाभर। यानी उनका जो दिल है वो, मतलब उनकी जो हृदय है वो सिहर उठता है। कैसे? सरिता के उर, यानी सरिता यानी नदियों की लहरों की भांति, नदियों में जो नदियाँ जो बहती हैं, ठीक है, उनकी भांति इनका हृदय भी सिहर उठता है। खुल खुल पड़े सुमन सुधाभर, सुमन यानी फूल होता है, यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूल गिर करके सुधा पर पड़ा हुआ है, यानी धरती पर पड़ा हुआ है। मचल मचल आते पल फिर सुन प्रिय की पद चाप हो गई। कह रही है मचल मचल की उस यानी बसंत रजनी जिसको ये बुला रही उनकी इनको याद आती है और कहती हैं पुलकित यह अवनी, सिहरती आ बसंत रजनी। यानी कैसे भी करके, मतलब ये बसंत यानी जो बसंत रजनी यानी जो बसंत ऋतु की जो रात्रि होती है, बड़ा ही सुहाना होता है, उसे ये बुला रही हैं। ठीक है, अब इसका क्या करोगे तुम लोग? इसका सारांश याद कर लोगे और शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लोगे। ये होमवर्क है तुम लोग का, और इस होमवर्क को हम पूछेंगे शाम को 4-5 बजे के आसपास फ़ोन करके। ठीक है।